नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश के लोगों को आज शनिवार को पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की सौगात दी है। पीएम मोदी आज दोपहर शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने पहुंचे। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर है और यह गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से होकर गुजरेगा। प्रधानमंत्री ने शनिवार को कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी में सुधार करेगा और आर्थिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा देगा। यह एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है जो पूरे उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी में सुधार करेगी। यह आर्थिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा देगी और गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबी और 6 लेन वाली नई परियोजना है। इसके अलावा शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमानों के इमरजेंसी टेक ऑफ और लैंडिंग में सहायता के लिए 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी। एक्सप्रेसवे के साथ एक औद्योगिक गलियारा भी बनाने का प्रस्ताव है। इस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। यह एक्सप्रेसवे 2024 तक बनकर तैयार होगा। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। सीएम योगी ने इस खास मौके पर पीएम मोदी का आभार जताया और उनका धन्यवाद किया। करीब 600 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे पर 36,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। ये गंगा एक्सप्रेसवे अपने साथ इस क्षेत्र में नए उद्योग लाएगा, अनेक रोजगार, हजारों नौजवान के लिए अनेक नए अवसर लाएगा। साथियों, उत्तर प्रदेश आबादी के साथ ही क्षेत्र के मामले में भी उतना ही बड़ा है। एक छोर से दूसरा छोर करीब करीब 1000 किलोमीटर का है। इतने बड़े यूपी को चलाने के लिए जिस दमखम की जरूरत है, जिस दमदार काम की जरूरत है, वो आज डबल इंजन की सरकार करके दिखा रही है। वो दिन दूर नहीं जब यूपी की पहचान नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सबसे आधुनिक राज्य के रूप में होगी। ये जो आज यूपी में एक्सप्रेस वे का जाल बिछ रहा है, जो नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, नए रेलवे रूट बन रहे हैं, वो यूपी के लोगों के लिए अनेक वरदान एक साथ लेकर आ रहे हैं। पहला वरदान लोगों के समय की बचत, दूसरा वरदान लोगों की सहूलियत में बढ़ोतरी, सुविधा में बढ़ोतरी, तीसरा वरदान यूपी के संसाधनों का सही और उत्तम से उत्तम उपयोग, चौथा वरदान यूपी के सामर्थ्य में वृद्धि, पांचवा वरदान यूपी में चौतरफा समृद्धि। साथियों, एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए अब आपको उतना समय नहीं लगेगा जितना पहले लगा करता था। आपका समय ट्रैफिक जाम में बर्बाद नहीं होगा। आप उसका बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। यूपी के 12 जिलों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिमी यूपी को ही पास नहीं लाएगा, बल्कि एक तरह से दिल्ली से बिहार आने जाने का समय भी कम कर देगा। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी ने
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1947 से लेकर के 2017 तक 1.5 एक्सप्रेसवे बना था और आज उत्तर प्रदेश 6 नए एक्सप्रेसवे के साथ पूरब से पश्चिम को, पूरब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे और मध्य उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मध्य उत्तर प्रदेश को बुंदेलखंड से जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दिल्ली को मेरठ से जोड़ने के लिए दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर एक साथ कार्य करते हुए आज पूरे प्रदेश को एक नई ऊंचाइयां देते हुए देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य कर रहा है। देश इस समय आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरमती आश्रम में अहमदाबाद से अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी और 2023 तक ये कार्यक्रम चलेगा। अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूरे देश में विभिन्न प्रकार के सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से भारत माता की आरती और वंदे मातरम का गायन शामिल है। अमृत महोत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को देश के गौरवशाली इतिहास की सही जानकारी देना है। गाजीपुर में भी अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत सादात क्षेत्र के मर्दापुर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रमुख जोशी शास्त्री डॉक्टर पवन सिन्हा और दिल्ली बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी शामिल हुए। बीजेपी किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता विजय यादव ने कार्यक्रम का आयोजन किया। वंदे मातरम गायन और भारत माता की आरती ने कार्यक्रम को भव्य स्वरूप प्रदान किया। भाई साहब, आप देखे होंगे कि एक तरह से जो आज़ादी का महोत्सव मनाया जाता है, लगभग 10,000 का लक्ष्य था और कहीं न कहीं आप देखे होंगे कि इतनी गैदरिंग और इतने एक तरह से लोग आए और सब लोग ने पार्टिसिपेट किया, नौजवान, बच्चे, छात्र और जो हमारे शिक्षक समाज के लोग हैं और जैसे विभिन्न आयाम जो राष्ट्रवादी सोच के हैं, जो इस विचारधारा के हैं और जो लोग कहीं न कहीं राष्ट्रहित में अपना योगदान देना चाहते थे, उस तरह का हुजूम यहाँ दिखा था। आप देखते होंगे बहुत एक तरह से हर्ष का माहौल रहा है और हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है और आपके माध्यम से खैर मंत्री ने हमें आभार तो दिया ही है, आपके माध्यम से भी सभी लोगों को पुनः आभार दे रहे हैं कि जिन्होंने इतना एक तरह से सम्मान दिया है और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 10,000 से ऊपर की भीड़ थी पूरे कैंपस में आप देखे होंगे और जो उत्साह था उसके लिए सभी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपके विद्यालय का एक बड़ा ग्रुप है और अमृत महोत्सव का मुख्य उद्देश्य इतिहास को छात्रों को समझाना है, तो क्या कोई आप ऐसी पहल करेंगे कि आपके छात्रों के माध्यम से लोगों तक ये बातें पहुँचें? बिल्कुल, हम सभी को एक तरह से अपना इतिहास को कायम रखना चाहिए। इतिहास जो भी अपना है उसको याद करके और जो भविष्य है उसकी तैयारी रखना चाहिए, क्योंकि जो अगर अपने नींव को याद नहीं रखेगा तो बिल्डिंग ऊपर कहाँ रहेगी। तो हमें एक तरह से हमारे कहने का यही उद्देश्य है कि हम लोग अपने इतिहास को देखते हुए आगे भविष्य की तैयारी रखें। हमारे तरफ से यही अपील है और जो राष्ट्रहित में हो, देश हित में हो, उसके लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। जनपद बहराइच के इंदिरा स्टेडियम में चल रहे बेसिक शिक्षा क्रीड़ा समापन अवसर पर भाजपा से बल्हा विधायक सरोज सोनकर ने शिक्षकों पर टिप्पणी करते हुए विवादित बयान दे डाला। उन्होंने वहां मौजूद शिक्षकों से कहा कि जब भी हम गए शिक्षक सोते या मोबाइल चलाते मिले। भाजपा विधायक सरोज सोनकर के बयान के बाद सभी शिक्षकों ने अपने स्थान पर खड़े होकर माफी मांगने के नारे लगाने शुरू कर दिए। शिक्षकों और विधायक सरोज सोनकर के बीच देर तक कहासुनी चलती रही। मौके की नजाकत को भांपते हुए जिलाधिकारी ने कमान संभाली और मामले को शांत कराया। जिलाधिकारी के काफी समझाने बुझाने पर आक्रोशित शिक्षक शांत हुए। बहराइच जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने शिक्षकों से शांति की अपील की, जिसके बाद मामला शांत हो पाया। बहराइच में बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों का हल्ला बोल। यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले बैंक कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। केंद्र सरकार की बैंक विरोधी आर्थिक नीतियों के विरुद्ध यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन ने हड़ताल का ऐलान करते हुए कहा कि बैंकों के निजीकरण किए जाने वाले कानून में संशोधन को लेकर यूनियन ने आंदोलन शुरू किया है। विभिन्न जगहों पर बैंकों के बाहर बैंक कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्यतः तो हम निजीकरण के खिलाफ हैं और निजीकरण बंद होना चाहिए, खासतौर से बैंकों का।
हम लोग जिस तरह से देश की सेवा कर रहे हैं आगे भी उसी तरह से सेवा करना चाहते हैं, न कि किसी के दबाव में और न किसी के सेवा करना। मांगे नहीं मांगेंगे तो मांगे नहीं मांगेंगे तो हम लोग आगे और हड़ताल को आगे और बढ़ाएंगे और अपने कॉल करेंगे। जनपद एटा में धनगर समाज के लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। धनगर समाज का यह कहना है कि शासन हमारे प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा है। अगर हमारे प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए तो हम अपनी भेड़ बकरी डीएम कार्यालय में प्रवेश करा देंगे। धनगर समाज का यह कहना है कि जब तक हमारे प्रमाण पत्र जारी नहीं होंगे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे, तब तक बैठे रहेंगे जब तक हर प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। धनगर समाज का यह भी कहना है कि 700 से ज्यादा प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं। बाकी धनगर समाज के प्रमाण पत्र जारी क्यों नहीं हुए? धनगर समाज ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हम सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार गिराना भी जानते हैं। भूख हड़ताल पर रहेंगे साहब और अपनी भेड़ और बकरियों के साथ डीएम और एडीएम और तहसीलदार के ऑफिसों को घेरेंगे शाम को 3 बजे। डीएम साहब 12 बजे का, वो एडीएम साहब आपकी बात क्यों नहीं सुन? हठधर्मी है साहब, हठधर्मी के कारण सारे आदेश हैं, उन आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रतिबंधित पेड़ों की कटान की सूचना पर पहुंचे वन दरोगा पर जानलेवा हमला होने का मामला सामने आया है। हरक वन रेंज के दरोगा पर जानलेवा हमला हुआ है। जानलेवा हमले के आरोप ठेकेदार और उसके साथ मौजूद लेबरों पर लगे हैं। उन्होंने कहा है कि आधा दर्जन से अधिक लोगों ने मिलकर वन दरोगा को डंडों से जमकर पीटा। वहीं मौके पर पहुंचे 2 सिपाहियों ने दरोगा की जान बचाई। गंभीर घायल वन दरोगा को इलाज के लिए सीएससी सिद्धौर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने वन दरोगा की तरफ से पुलिस को दी गई तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। घटना कोठी थाना क्षेत्र के पोरई गांव की है। हमीरपुर जिले में बैंकों के निजीकरण के विरोध में दूसरे दिन भी सारे बैंकों में ताले बंद रहे। हड़ताल के कारण बैंक आने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन द्वारा बैंकों में हड़ताल का 2 दिवसीय आह्वान किया गया। बैंक के कर्मचारियों का कहना है कि निजीकरण से कर्मचारी और उपभोक्ता दोनों को नुकसान होगा। 17 दिसंबर को यूएफबीओ के बैनर तले पूरी 9 यूनियन की स्ट्राइक है पूरे नेशन वाइड, जिसमें हम मेजरली जो हमारा एजेंडा है वो बैंकों का निजीकरण करने के विरोध में हम इकट्ठा हुए हैं और इसके प्रति हम पूरी तरह से संगठित रूप से यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जहाँ पर अलग अलग बैंकों के हमारे हमीरपुर जोन में जितने भी बैंक हैं सभी इकट्ठा हुए हैं और सारे कर्मचारी यहाँ पर इस निकम्मी इस बेचू सरकार के खिलाफ इकट्ठा होकर के इस नारेबाजी कर रहे हैं और इनको बता देना चाहते हैं कि आप जो चाहेंगे वो कर नहीं पाएंगे। जिस तरह से किसान यूनियन ने इकट्ठा होकर के अपनी बात मनवा ली, इंशाल्लाह हम भी अपनी बात मनवाएंगे और इस सरकार को झुका कर रहेंगे। शुभ नाम क्या है सर आप? जी मोहम्मद आरिफ। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के द्वारा पत्रकारों के साथ की गई बदसलूकी के विरोध में बहराइच के तमाम पत्रकारों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में पत्रकारों ने गृह राज्य मंत्री के बर्खास्तगी की मांग की। वहीं अजय मिश्रा टेनी के इस कृत्य से नाराज पत्रकारों ने उनका पुतला भी फूंका। तंत्र का एक ऐसा हत्यारा जिसने पत्रकारों के साथ बदसलूकी की है। कल लखीमपुर में जिस तरीके से पत्रकार अपने संवैधानिक पद का अधिकार इस्तेमाल करते हुए एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से उन्होंने सिर्फ ये सवाल जानना चाहा कि आखिर में उनके साथ क्या हो रहा है, उनके बेटे के साथ क्या हो रहा है। इस पे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का आग बबूला हो जाना, पत्रकारों के साथ बदतमीजी करना, उनके साथ हाथापाई करना, निश्चित तौर पे इस लोकतंत्र में ऐसा कतई नहीं चलने वाला है। इसको लेकर के देश के तमाम पत्रकार आक्रोशित हैं और लगातार इस गृह मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से पत्रकारों के साथ बिहेवियर किया है, जो बर्ताव किया है, वो क्षम्य नहीं है। ऐसे में या तो गृह मंत्री पत्रकारों के साथ माफी मांगे और अपने पद से हटे। वो गाजीपुर में किसानों को धान खरीद में आने वाली समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। 1 सप्ताह से खरीद ठप हो गई है। जिम्मेदार है कि ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं। निराश लौट रहे अन्नदाताओं का आरोप है कि विभागीय मिलीभगत से बिचौलिए सस्ते रेट से किसानों से धान खरीदकर बड़े सरकारी रेट से क्रय केंद्रों पर धान को बेच रहे हैं, जिसमें क्रय केंद्र प्रभारी सहित विभागीय कर्मियों की मोटी कमाई हो रही है। इस प्रकार में एसडीएम जमानिया ने जांच बिठा दी है। इस पूरे मामले को जब पत्रकारों ने स्थानीय जमानिया एसडीएम भारत भार्गव से बात की तो उन्होंने धान खरीद में इस तरह की धांधली से अनभिज्ञता जताई, लेकिन वहीं उन्होंने डिप्टी रीजनल मार्केटिंग ऑफिसर को भेजकर पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। जमनिया में क्रय केंद्र सुचारू रूप से संचालित हैं और सभी क्रय केंद्रों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। सभी जो भी किसान भाई वहाँ जाते हैं उनको एक टोकन दिया जाता है और दिन निर्धारित कर दिया जाता है। उसी दिन वो आकर के अपना जो है धान सुचारू रूप से उसको बिक्री कर सकते हैं। किस रेट में उनका लिया जा रहा है और नमी की परसेंट क्या है?
1940 रुपये रेट है इसका और 17 मानक है नमी का, और यदि उससे ज़्यादा होता है तो वो सुखा करके दोबारा ला सकते हैं। इसकी व्यवस्था वहाँ पे है। आपके केंद्र है गाय घाट में, वहाँ पे काफ़ी किसान जो है वहाँ पे आंदोलित हैं और वहाँ पे काफ़ी घेराव भी किए हैं और बता रहे कि उनका जो है क्रय नहीं किया जा रहा है, बिचौलियों द्वारा जो है बीच में धान को बेच दिया जा रहा है, 1600 से 1800 में बेचा जा रहा है। देखिए अभी किसानों वहाँ गाय घाट किसानों द्वारा हमारे यहाँ इस तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है, लेकिन यदि ऐसी बात है तो मैं इसके क्षेत्रीय विपणन अधिकारी से जांच का आदेश मैं दे देता हूँ। अभी जो रिपोर्ट आ जाएगी वहाँ क्या स्थिति, यदि क्रय केंद्र प्रभारी द्वारा इस तरह की कोई दुर्व्यवहार या फिर इसी तरह की कोई भ्रष्टाचार किया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। वहाँ पे अगर देखा जाए कि तौलने वाली जो चीज़ें हैं बायोमेट्रिक्स से वो काम नहीं कर रही, नेटवर्क इशू बताया जा रहा है, तौलने वाले बताया कि 1 हफ्ते से ख़राब है। उसको मैं दिखवा लेता हूँ, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी जाएंगे, यदि वहाँ का कांटा या फिर कोई नेटवर्क इशू है तो उसको दूर करके किसानों का हर हाल में उनका धान बिक्री किया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम सुमित सिंह है। मैं यहाँ क्रय केंद्र जब से खुला है उसके बाद मैं यहाँ आया धान बेचने के लिए, तो प्रभारी ने बताया कि आप यहाँ धान ले आइए। हम कहा ठीक है, अब मैं यहाँ धान ले आता हूँ। फिर मैं दूसरे दिन आया, बोले कि पलदार नहीं है, 1 दिन रुक जाइए। मैं रुक गया, फिर तीसरे दिन फिर आया, मैं लगातार आ रहा हूँ। फिर आने के बाद मैंने बोला कि दे दीजिए हमको बोरा ही, तब हम वहीं भरवा देते हैं, वहाँ से ले आते हैं। बोले नहीं माल यहीं लाना पड़ेगा। तो हम वो भी हम तैयार हैं, गाड़ी है हमारे पास। बोले कि 2 दिन और रुक जाइए, पलदार आने वाले हैं। ठीक, हम कहे ठीक है। और ऐसे ऐसे मेरा 8 दिन उन्होंने रोका। ठीक है, फिर हमने कंप्लेन किया तो भी कुछ नहीं उन्होंने कहा। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद हम भैया से बताए, तो भैया ऐसी ऐसी बात है, हमारा धान नहीं लिया जा रहा है, मेरे पास 300 कुंटल धान है। तो इन्होंने बताया कि जाकर के प्रभारी से बोलो, बात कराओ, मेरे से क्यों नहीं ले रहे हैं। तो प्रभारी ने बताया कि ऊपर से किसी का माध्यम लेकर के आएंगे। तो हम कहे किसका माध्यम। तब तक हम बैठे ही थे, जब तक बात हुई तब तक ऊपर से 3-4 लोग गाड़ी से आए, भी बाइक से, और उनका अंगूठा यहाँ लगा। वो इन्होंने पूछा कि कौन भेजा है, तो इन्होंने बताया एक है कोई पप्पू सिंह, उनका नाम ले रहे थे। ठीक, उनका नाम लेकर के इन्होंने बताया और उनका अंगूठा लगा। न धान वो खरीद रहे हैं ना यहाँ कुछ, उनका अंगूठा लगा। मेरे सामने की बात है, मेरे पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें वो बोल भी रहे हैं, पप्पू सिंह जो हैं वो बोल भी रहे हैं कि हमने ही प्रभारी को मना किया है कि मत लगाइए किसी का अंगूठा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की उपस्थिति में लखनऊ में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संजय दीक्षित ने सपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पहली बार गृह जनपद पहुंचने पर कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं उन्होंने बसपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संजय दीक्षित पिछले 11 वर्षों से बसपा में रहते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बसपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि बसपा सुप्रीमो अपना कार्यालय और आवास तक ही सिमट कर रह गई हैं। उनको प्रदेश की जनता और समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। रोज दल बदलने वाले व्यक्तियों में नहीं था। मैं 11 साल तक बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता रहा, है ना। तो अच्छी नहीं लगी या अच्छी लगी ऐसा नहीं है। जब काम कर रही थी पार्टी, मैदान में थी, हम लोग संघर्ष कर रहे थे, हम बसपा के साथ थे। जब संघर्ष करना बंद कर दे और संघर्ष के बाद व्यक्ति आप राजनीतिक क्षेत्र में निश्चित तौर पे काम करने के लिए आता है, या कोई भी व्यापार हो, आप बिजनेस करिएगा तो आप काम करने के लिए जाइएगा। और जब आप जॉबलेस हो जाएं, जब आप काम ही न करें, जब आप विकास के लिए और लोगों को जोड़ने का काम न करें, तो उसके अलावा रास्ता क्या बचता है। क्या रहेगी पैसे वैसे लेकर के भी टिकट, क्या आपको ऐसा कुछ कभी महसूस हुआ क्या? बहुजन समाज पार्टी, मेरे साथ तो नहीं महसूस हुआ, लेकिन लोग मेरे साथी बताते हैं कि ई टेंडरिंग पार्टी है। जो ज्यादा टेंडर बोलेगा उसी का टेंडर निकलेगा। आप इतने 11 साल रहे, आपको पता नहीं चला? क्यों? मैं जब बहुजन समाज पार्टी में जुड़ा था उस समय ये परिस्थिति हुई। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।